राजा ने उस बक्से को नदी के हवाले कर दिया। उसे लगा कि उसने अपने राज्य की बर्बादी को बहा दिया है, पर हकीकत कुछ और ही थी। वो नहीं जानता था कि वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति और अपनी आँखों के नूर को खुद अपने हाथों से दूर कर रहा है। आओ मंत्री देवदास, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे राज्य का आने वाला भविष्य इस कोख में पल रहा है। सच कहें तो हम रात को सो नहीं पाते ये सोचकर कि हमारा आने वाला वंश कैसा होगा। देवदास, तुम ज्योतिष विद्या और हस्तरेखा के माहिर खिलाड़ी माने जाते हो। लोग कहते हैं कि तुम भविष्य को दर्पण की तरह साफ देख लेते हो। आज हम अपनी प्रजा के राजा के तौर पर नहीं बल्कि एक पिता के तौर पर तुमसे पूछ रहे हैं, जरा हमारे हाथों की लकीरों को टटोल कर बताओ, हमारे आंगन में आने वाला नन्हा मेहमान कैसा होगा? हमारा पुत्र होगा या हमारी पुत्री होगी? महाराज की जय हो। महाराज, आपकी ये उत्सुकता बिल्कुल जायज है। ये लकीरें तो इंसान का भूगोल और इतिहास दोनों बयां कर देती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस आने वाले सूर्य का भविष्य देखूं। मंत्री देवदास राजा का सलाहकार होने के साथ साथ एक ज्योतिष भी था। उसे प्राचीन विद्याओं और अद्भुत ज्ञान में गहरी रुचि थी, मगर भीतर से वो एक निहायत ही मतलबी, दुष्ट और लालची इंसान था। जैसे ही देवदास ने राजा के हाथ की लकीरों को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और अंदर ही अंदर पूरी तरह कांप गया। ये संभव नहीं। राजा की हथेली में त्रिकाल रेखा है। इसका अर्थ है कि इसकी होने वाली बेटी 12 साल पीछे का अतीत और 12 साल आगे का भविष्य देख सकेगी। नहीं, अगर ये बच्ची राजा के हाथ लग गई तो राजा का रुतबा देवताओं जैसा हो जाएगा और मैं एक मामूली मंत्री बस रह जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये बच्ची मेरी होनी चाहिए। यही वो जरिया है जो मुझे इस राजा से भी ज्यादा अमीर और शक्तिशाली बनाएगी। देवदास, तुम रुक क्यों गए? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ रहा है? क्या हमारे कुल का चिराग तेज नहीं जलेगा? क्या हुआ मंत्री जी? महाराज, काश मेरी आंखें या न देखती। आपके हाथों की लकीरों में साक्षात बर्बादी लिखी है। ये बच्ची कोई साधारण संतान नहीं बल्कि आपके कुल का काल बनकर पैदा होगी। इसके कदम पड़ते ही आपके राज्य में अकाल पड़ेगा, महामारी फैलेगी और आपकी प्रजा दाने दाने को तरस जाएगी। ये बच्ची आपके पूरे साम्राज्य को राख कर देगी, राख। नहीं, ऐसा मत कहिए मंत्री जी। एक बच्चा अपने ही माता पिता के लिए काल कैसे हो सकता है? महारानी, भाग्य बहुत ही क्रूर होता है। महाराज, ये बच्ची आपके मान सम्मान और आपकी जान को भी लील जाएगी। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसी संतान का महल में होना पूरे वंश के अंत की कहानी है। चुप हो जाओ देवदास। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी ही खून को मौत के घाट उतार दूं? नहीं, एक बाप होकर मैं ये पाप नहीं कर सकता। नहीं महाराज, हत्या करना समाधान नहीं है, पर इसे यहाँ पर रखना खुदकुशी होगी। इसका केवल एक ही तरीका है, त्याग। कैसा त्याग? क्या कहना चाहते हो तुम? खुलकर बताओ। महाराज, जैसे ही इस बच्ची का जन्म हो, इसे किसी को भी देखने ना दिया जाए। इसे फौरन एक मजबूत बक्से में बंद करवाकर नदी की तेज लहरों के हवाले कर दीजिए। पानी की धार इसे आपके राज्य की सीमा से कोसों दूर ले जाएगी। ना ये बच्ची आपके पास रहेगी, ना इसकी मनहूसियत आपके राज्य को छुएगी। यही एकमात्र रास्ता है महाराज, जिससे आप अपनी प्रजा, अपनी सल्तनत और अपनी जान बचा सकते हैं। मंत्री देवदास की मीठी लेकिन जहरीली बातों ने राजा के मन में घर कर लिया। राजा अपनी संतान से प्रेम तो बहुत करता था, पर वो अपनी प्रजा और अपने राज्य के प्रति अटूट निष्ठा रखता था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कठोर फैसला कर लिया कि वो अपनी खुशियों के लिए पूरी सल्तनत को दांव पर नहीं लगाएगा। उस दिन राजा का मन एक पिता के तौर पर मर चुका था और एक रक्षक के तौर पर जाग उठा। समय बीतता गया और आखिर वो घड़ी आ ही गई। रानी ने एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक बच्ची को जन्म दिया, पर राजा ने पहले ही सख्त पहरा लगा दिया था।
उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी उस बच्ची का चेहरा ना देख सके और ना ही उसे कोई छुए। दाई ने बच्ची को एक रेशमी कपड़े में लपेटा हुआ था। राजा अपनी आंखें फेर लेता है ताकि उसे मोह ना हो जाए। इसे ले जाओ और जो बक्सा हमने तैयार करवाया है उसमें रख दो। याद रहे किसी की भी परछाई इस पर ना पड़े। महाराज, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उसे सीने से लगा लेने दीजिए। वह हमारी बेटी है महाराज। नहीं महारानी, वो इस राज्य का विनाश है। मैं उसे इस मिट्टी को छूने भी नहीं दे सकता। फिर दासी ने एक मजबूत लकड़ी के संदूक में बच्ची को लिटा दिया और राजा ने अपने हाथों से उसका ढक्कन बंद कर दिया और उस पर शाही मुहर लगा दिया। फिर सिपाहियों ने मिलकर उस बक्से को उठाया और नहर की ओर चल दिए। थोड़ी देर में राजा और मंत्री सिपाहियों के साथ एक घाट पर पहुंच गए। भारी बारिश और तूफानी लहरों के बीच राजा ने उस बक्से को नदी के हवाले कर दिया। उसे लगा कि उसने अपने राज्य की बर्बादी को बहा दिया है, पर हकीकत कुछ और ही थी। वो नहीं जानता था कि वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति और अपनी आंखों के नूर को खुद अपने हाथों से दूर कर रहा है। बेवकूफ राजा, अपनी सल्तनत को बचाने की चाह में तुमने अपनी सबसे कीमती जागीर मेरे लिए पानी में बहा दी। तुझे क्या पता, तूने अपनी मात नहीं, अपनी किस्मत की सबसे बड़ी चाबी मेरे हवाले कर दी है। अब मजा आएगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं नदी के उस पार दूसरे छोर पर मौजूद रहूंगा। जैसे ही वो बक्सा किनारे लगेगा, वो त्रिकालदर्शी बच्ची मेरी होगी। उसकी आंखों में आने वाले कल को मैं देखूंगा और बीते हुए कल के दबे खजानों को ढूंढूंगा। कल के बाद इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कोई राजा नहीं, बल्कि ये देवदास होगा। मंत्री अपनी जीत की जश्न में मुस्कुराता हुआ और मन ही मन बड़बड़ाता हुआ महल की ओर चला गया, पर उसे नहीं पता था कि भाग्य का खेल कुछ और ही था। अगली सुबह नदी के दूसरे शांत किनारे पर, जहां पत्थर और झाड़ियां के बीच सूरज की पहली किरणें पानी पर चमक रही थीं, वहीं एक साधारण सा दिखने वाला आदमी जो धोबी और कुम्हार दोनों का काम करता था, अपने एक विशाल भालू के साथ वहां मट्टी के झूठे बर्तन साफ कर रहा था। भालू काफी शरारती था और उसे बार-बार तंग कर रहा था। अरे ओ कालिया, अरे मान जा, क्यों जान खा रहा है मेरी? सुबह सुबह नदी किनारे ठंड में यहाँ बर्तन साफ करने आया हूँ और तू है कि मेरा सामान ही बिखेर रहा है। हट पीछे, हट जा वरना बहुत मारूंगा। तभी भालू गुस्से में एक जोरदार दहाड़ मारता है और अपनी भारी पंजों से वार करके धोबी के एक एक करके सारे मटके चकनाचूर कर देता है। मट्टियों के ढेर को देखकर धोबी का पारा चढ़ जाता है। अरे सत्यानाशी, ये क्या किया तूने? मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी। आज तो मैं तुझे कच्चा जब आ जाऊंगा। रुक अभी। धोबी एक डंडा उठाकर उस खूंखार भालू को मारने के लिए जैसे ही उठा, तभी अचानक से उसकी एक नजर नदी में बहते हुए उस बक्से पर पड़ गई। अरे ये क्या है? इतना सुंदर और भारी भरकम बक्सा, और इस पर तो शाही मोहर लगी है। लगता है किसी बड़े घर का सामान बहकर आ रहा है। वो जल्दी से पानी में उतरा और उस भारी बक्से को खींचकर किनारे पर ले आया। भालू भी, दूर हट जा कालिया, कहीं इसमें कोई खजाना हुआ तो तेरी तो मौज हो जाएगी और मेरी भी। जैसे ही धोबी ने उस बक्से का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भीतर एक बेहद खूबसूरत और शांत नन्ही बच्ची लेटी हुई थी। उस मासूम और मासूमियत से भरे चेहरे को देखकर उस कठोर धोबी का दिल मोम की तरह पसीज गया। अरे बाप रे, ये तो बच्ची है। कौन सा पत्थर दिल इंसान होगा जिसने इस मासूम जान को लहरों के हवाले कर दिया। बेटा डरना मत,
अब तेरा ये बाबा आ गया है। उसने धीरे से उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची ने उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे दी, जिसे देख धोबी का मन खुशियों से भर गया। पर तभी उसके मन में एक डर ने दस्तक दी। अगर किसी ने उसे इस शाही बक्से के साथ देख लिया तो वो बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। उसी पल कालिया भालू फिर से उसे तंग करने लगा और मटकते हुए उस बक्से के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। अच्छा, तो तुझे इस बक्से में बड़ी दिलचस्पी है। रुक, तुझे आज मजा चखाता हूँ। तू रोज मुझे परेशान करता है ना, आज तू ही इस बक्से का मालिक बन जा। जा, अब तू ही इस शाही सवारी का आनंद ले। कोई इसे ढूंढता हुआ आएगा तो उसे तू ही तोहफे में मिलेगा। धोबी हंसते हुए बच्ची को एक सुरक्षित कपड़े में लपेटकर एक किनारे पर रख दिया। फिर भालू को बहला फुसलाकर बक्से के अंदर धकेलकर झटके से ढक्कन बंद कर दिया। धोबी बक्से को फिर से पानी की एक ऐसी ढलान पर छोड़ देता है जहां से वो बहकर आगे उसी जगह जाने वाला था जहां मंत्री उसका इंतजार कर रहा है। धोबी खुशी खुशी बच्ची को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। किस्मत का खेल देखिए, जिस बक्से में मंत्री एक सोने की चिड़िया का इंतजार कर रहा था, अब उसमें एक खूंखार भालू कैद था। धोबी को एक बेटी मिल गई थी और मंत्री को मिलने वाला था अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। सूरज निकलने को है, अभी तक वो संदूक दिखाई नहीं दिया। कहीं लहरों ने उसे डुबो तक नहीं दिया। मंत्री देवदास अपने कुछ खास लोगों के साथ पूरी रात से उस संदूक का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि सत्ता की भूख थी। उसने अपनी पूरी योजना तैयार कर ली थी। वो देखिए मानो एक कुछ चमकता हुआ पानी में तैर रहा है। मंत्री की आंखें चमक उठती हैं। वो खुशी के मारे लगभग पागल हो उठता है और अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वही है। आहा, आ जाओ मेरे प्यारे संदूक, मेरे भविष्य, मेरी ताकत, मेरी सारी सल्तनत तैरती हुई मेरे कदमों में आ रही है। आओ 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 आओ, जल्दी करो, इसे बाहर निकालो और इसे एक खरोच तक भी नहीं आनी चाहिए। मंत्री के दोनों आदमी पानी में कूदते हैं और भारी संदूक को घसीटकर बाहर किनारे पर ले आते हैं। मंत्री जी पागलों की तरह उसकी ओर लपकते हैं। आखिरकार अब इस दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे महान बनने से नहीं रोक सकती। अगले ही पल बक्से से किसी बच्ची के हंसने की नहीं बल्कि एक रूह कपा देने वाली दहाड़ सुनाई देती है। कालिया भालू, जो रात भर बक्से में बंद रहने से आग बबूला हो चुका था, एक स्प्रिंग की तरह बाहर निकलता है और सीधे मंत्री के ऊपर टूट पड़ता है। अरे बाप रे, ये क्या बला है? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ये तो भालू है, साक्षात यमराज। मेरी टांग छोड़ दुष्ट जानवर, बचाओ। भालू मंत्री की कीमती पोशाक फाड़ देता है। मंत्री और उसके आदमी सिर पर पैर रखकर जंगल की ओर भागते हैं और गुस्से में भरा भालू उनके पीछे दहाड़ता हुआ दौड़ता है। उधर जब धोबी उस नन्ही बच्ची को लेकर अपनी फटी पुरानी कुटिया में पहुंचा तो एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उस बच्ची के कदम दहलीज पर पड़े, उस जर्जर झोपड़ी की दरारों से महकते हुए जंगली फूल फूटने लगे। देखते ही देखते पूरी कुटिया का माहौल ही बदल गया। धोबी जहां जहां उस बच्ची को लेकर जाता, उसे अपने भीतर एक असीम शक्ति और बल महसूस होता। जंगल के खूंखार जानवर जो इंसानों को देखते ही झपट पड़ते थे, वो उसके सामने आते ही पालतू कुत्तों की तरह अपना सिर झुका लेते और सम्मान में पीछे हट जाते। ऐसा लगता था जैसे जंगल का हर जीव उसे किसी अप्सरा की तरह देख रहा हो। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा और देखते ही देखते 20 साल बीत गए। वो नन्ही जान अब एक तेजस्वी और बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। एक दिन जब धोबी थके हुए हाथों से चाक पर मिट्टी के मटके गढ़ रहा था, किस्मत का कैसा अजीब इंसाफ है। एक तरफ वो राजा है
जिसने अपने खून का सौदा एक मक्कार मंत्री की बातों में आकर कर दिया, जिसे अपनी गद्दी प्यारी थी, अपनी औलाद नहीं। और दूसरी तरफ ये नेक इंसान है जिसके पास पहनने को सही कपड़े नहीं, रहने को महल नहीं, पर दिल इतना बड़ा कि एक लावारिस बच्ची को अपनी कायनात बना लिया। बाबा, आपने मुझे मौत के मुंह से निकालकर शहजादियों की तरह पाला है। अब इस बेटी का फर्ज शुरू होता है। अब मैं आपको गरीबी के अंधेरे में और नहीं रहने दूंगी। मैं आपको वो हर सुख दूंगी जो एक राजा को भी नसीब नहीं होता। लाली सब कुछ पहले से जानती थी, इसलिए वो अपने पिता को वो हर सुख देना चाहती थी जिसका वो हकदार था। बाबा, आप अब थक जाते हैं, लाइए, आज से मैं भी आपके साथ मटके बनवाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे हाथ इन कामों के लिए नहीं, तुम्हारी इज्जत तो ये जंगल, इसके जानवर और देवता भी करते हैं। अगर इस काम में तुम्हारे हाथ में मिट्टी और कीचड़ लग गया तो मुझे बहुत दुख होगा। लाली ने पिता की बात सुनकर बस एक छोटी सी मुस्कान दी और चाक पर रखी उस मटके को हल्के से छू लिया। देखते ही देखते वो मटका सुनहरी रोशनी से चमक उठा और शुद्ध सोने में बदल गया। धोबी अपनी फटी आंखों से ये चमत्कार देखता रह गया। बाबा, आप परेशान ना हो। अब आप इन मटकों को बाजार ले जाइए और इन्हें बेचकर अनाज नहीं बल्कि संगमरमर की ईंटें लेकर आइए। अब हम इस टूटी कुटिया में नहीं बल्कि इसी जंगल में अपना एक आलीशान महल बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप भी एक राजा की तरह जिंदगी जिए। लाली सब कुछ पहले से जानती थी, इसलिए वो अपने पिता को वो हर सुख देना चाहती थी जिसका वो हकदार था। जल्द ही उस घनी जंगल के बीच एक ऐसा आलीशान और शानदार महल खड़ा हो गया जिसकी चमक के आगे राज्य का शाही महल भी फीका पड़ने लगा। जंगल के बीचों बीच बना वो संगमरमर का महल अब कोई राज नहीं रहा था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि रात के अंधेरे में भी उसकी रोशनी राजमहल की दीवारों तक पहुंच रही थी। राजा, जो वर्षों से अपनी संतान के शोक में डूबा हुआ था, अब इस नई पहेली से हैरान था। तभी मंत्री देवदास, जिसकी आंखों में आज भी वही पुराना लालच था, राजा के पास एक नई साजिश लेकर पहुंचा। महाराज, गजब हो गया। आपने सुना? उस शापित जंगल में जहाँ इंसान कदम रखने से डरता है, वहाँ रातों रात स्वर्ग उतर आया। एक ऐसा महल खड़ा हुआ जिसके सामने आपका ये शाही दरबार भी साधारण लगेगा। मंत्री जी, हमने भी उसकी चर्चा सुनी है, पर कौन है वो? क्या कोई पड़ोसी राजा हमारे राज्य में अपनी पैठ बना रहा है? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। कोई राजा नहीं, सुना है वहाँ एक बेहद खूबसूरत और जादुई लड़की रहती है। लोग कहते हैं वो जो भी छूती है सोना बन जाता है। वो मिट्टी के मटके बेचकर संगमरमर के महल खड़ी कर रही है। मिट्टी का सोना? ये तो नामुमकिन है। महाराज, मुमकिन है। सोचिए, अगर वो लड़की और उसकी शक्ति आपके पास हो तो इस राज्य की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। रानी साहिबा के जाने के बाद आप अकेले हैं, क्यों ना आप उस लड़की से विवाह कर लें? इससे वो जादुई महल, वो अनगिनत दौलत सब आपकी हो जाएगी। आपको बस वहाँ चलना होगा। राजा के मन में उस लड़की को देखने की जिज्ञासा जाग उठी। उन्हें नहीं पता था कि मंत्री उन्हें जिस लड़की के पास ले जा रहा है वो वही बेटी है जिसे उन्होंने 20 साल पहले मरा हुआ मान लिया था। मंत्री के मन में फिर वही पुरानी भूख थी, दौलत और ताकत की भूख। ठीक है मंत्री जी, सवारी तैयार कीजिए। हम कल सुबह ही उस रहस्यमय महल की ओर कूच करेंगे। हम भी तो देखें कि वो कौन सी शक्ति है जिसने जंगल को भी महल बना दिया। अगले दिन ढोल नगाड़ों और सिपाही के लश्कर के साथ राजा और मंत्री जंगल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंच रहे थे, रास्ते के खूंखार जानवर उन्हें रोकने के बजाय एक तरफ खड़े होकर उन्हें देख रहे थे, जैसे वे किसी मेहमान का नहीं बल्कि किसी गुनहगार का इंतजार कर रहे हों। राजा की सवारी जैसे ही उस जादुई महल के सामने पहुंची,
सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो महल पत्थरों का नहीं बल्कि रोशनी और पवित्रता का बना लग रहा था। महल के द्वार पर कोई सिपाही नहीं था, बल्कि 2 विशाल शेर शांत भाव से बैठे थे, जिन्होंने राजा को देखते ही रास्ता दे दिया। राजा और मंत्री जैसे ही मुख्य कक्ष में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि ऊंचे सिंहासन पर लाली बैठी है और उसके बगल में वो धोबी रेशमी वस्त्रों में विराजमान है। देवी, क्षमा करें, हम बिना सूचना के यहाँ पर आए, पर आपके चर्चे सुनकर हम खुद को रोक नहीं पाए। आपकी शक्ति और इस वैभव ने हमें अचंभित कर दिया। लाली अपने सिंहासन से धीरे से उठी। उसके चेहरे पर ना तो क्रोध था और ना ही कोई खुशी, बस एक गहरी शांति थी। स्वागत है महाराज, और आपका भी स्वागत है मंत्री जी। नियति का चक्र आखिर घूमकर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। माफ करना देवी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं महाराज, छोड़िए उन बातों को। आप बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप हमें इस जंगल से हटाना चाहते हैं? क्या आपको हमारा ये महल बुरा लग रहा है? राजा कुछ बोल पाते उससे पहले ही मंत्री बीच में बोल पड़ा। नहीं नहीं देवी, महाराज ऐसा नहीं चाहते। सच तो ये है कि हम एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। महाराज चाहते हैं कि आप उनसे शादी कर लें, हमारे राज्य की रानी बने। मंत्री की शादी वाली बात सुनकर लाली कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे उसे सब पता हो। उसने अपनी जादुई नजरों से मंत्री को देखा और फिर राजा की तरफ मुड़ी। शादी? महाराज, ये तो बहुत बड़ा फैसला है, पर शादी से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी एक शर्त है, अगर आपकी मंत्री जी ने इस कहानी का सही अंत बता दिया तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। ठीक है देवी, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। एक बहुत महान राजा था। उसके घर एक ऐसी औलाद होने वाली थी जो बहुत शक्तिशाली थी। वो लड़की इतनी जादुई थी कि वो 12 साल आगे और 12 साल पीछे का सब कुछ देख सकती थी। लेकिन राजा का मंत्री बहुत चालाक था। उसने राजा को डरा दिया कि आने वाली संतान पूरे राज्य को बर्बाद कर देगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसने उस बच्ची को एक बक्से में बंद करके नदी में बहवा दिया। लाली की बातें सुनकर मंत्री के माथे पर पसीना आने लगा, पर वो चुप रहा। कहानी में आगे ये है महाराज कि वो चालाक मंत्री नदी के दूसरे किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने वह बक्सा हासिल कर लिया और उस बच्ची को निकालकर अपने पास रख लिया। फिर उस बच्ची की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके वो मंत्री उस राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा राजा बन गया। आज वो मंत्री पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। ये सुनते ही मंत्री अपना आपा खो बैठा। उसे लगा कि लाली झूठ बोलकर उसकी महानता को कम कर रही है और उसकी नाकामी का मजाक बना रही है। झूठ? तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। कहानी ऐसी नहीं है। मुझे तो वो बक्सा मिला ही नहीं था। असलियत तो ये था कि उस बक्से में वो बच्ची थी ही नहीं। उसमें एक बहुत बड़ा और दुष्ट भालू था जिसने मुझ पर हमला किया। तुम गलत कहानी सुना रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जैसे ही ये शब्द मंत्री के मुंह से निकले, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। आसपास खड़े सभी लोग मंत्री का चेहरा देखने लगे। मंत्री को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने ही मुंह से अपना राज खोल दिया है। भालू? मंत्री जी, तुम्हें कैसे पता कि बक्से में भालू था? अगर तुमने बक्सा नहीं चुराया था तो तुम्हें अस्कंदर की बात कैसे पता चली? मंत्री हकलाने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और ये सारी बात सुनकर धोबी को सब समझ आ गया। महाराज, ये वही बच्ची है जिसे मैंने उस दिन नदी से निकाला था। मैंने ही मंत्री को सबक सिखाने के लिए उस बक्से में भालू भर दिया था। ये आपकी अपनी बेटी है महाराज। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों, पकड़ लो इस गद्दार को।
सभी बेड़ियों में जकड़ लो। इस शैतान ने मुझे 20 साल तक अंधेरे में रखा, मेरी मासूम बेटी को मुझसे दूर रखा, और आज इसने कितनी घिनौनी हरकत की। एक बाप को अपनी ही बेटी से शादी करने का लालच दिया। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से, अभी इसी वक्त इसे फांसी पर लटका दो। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं एक राजा तो था, पर पिता ना बन सका। मैंने अपनी ही हाथों अपनी ही जान को नदी में बहा दिया। और भाई, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, उसका बदला मैं अपनी पूरी सल्तनत देकर भी नहीं चुका सकता। तुमने मेरी बच्ची को संभाला, उसे पिता का प्यार दिया। लाली ने अपने सगे पिता के आंसू पोंछे और उन्हें गले लगा लिया, लेकिन उसने अपने उस गरीब पिता का हाथ नहीं छोड़ा जिसने उसे पाला था। सब कुछ साफ हो गया था। राजा ने उसी जंगल के महल को अपना घर बना लिया और सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही रहस्यमयी और मजेदार कहानियों के लिए वाक्य हिंदी को सब्सक्राइब करें।